हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 का जो एग्जाम्पल नंबर 10 है उसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था। बेसिकली आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं उनका जो कैलकुलस का जो चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन टॉपिक का नाम है, उसके अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने कर लिया था। एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट भी कल के लेक्चर में हो गया था। आज के लेक्चर में एग्जाम्पल जो 10 है उसका सेकंड पार्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट इज मोस्ट एंड वेरी वेरी आईएमपी है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही रूल से सही अंदाज में सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रहे। तो आपको सारे सीक्वेंस में बता दूंगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की संभावना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। एक इंटीग्रेशन का ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स आपको देकर जाएगा। तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से करना है और सीक्वेंस के साथ में करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए और आपको जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको वीडियो पॉज करके इसको लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको नोट करते जाना, एक एक स्टेप आपको नोट करते जाना है। एक एक बातें मैं आपको समझाऊंगा, सारी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन के विशिष्ट फलनों के समाकलन के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, 6 फॉर्मूले वो थे। और उसके बाद हमने 2 टाइप सीखी थी आगे की 7, 8, जिसमें कि ऊपर अगर 1 हो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज करके फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी टाइप हमने ये सीखी थी कि अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ऊपर अगर लीनियर पॉलिनोमियल आता है और नीचे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली उस कंडीशन में हम जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। उसको मतलब जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी होती है उसको मान लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, जो हर होता है जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसका अवकलन निकाल के वहां पर 2 अचर मानते थे, ए और बी, ठीक है। तो वैसी वाली फॉर्म भी मैंने आपको समझाई थी, कल के लेक्चर में समझाई थी, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट किया था। वहां पर मैंने आपको समझा लिया था कि हमें कैसे अप्लाई करना है। आप मेरी सारी वीडियो देख लेना, आपको एक एक बातें समझ में आएगी बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल 10 सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 330 है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल 10 का सेकंड पार्ट है, ध्यान दें। तो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 अपॉन रूट ऑफ 5 - 4 x माइनस में x स्क्वायर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसका आपको डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेशन आपको करना है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन के सारे स्टेप मैंने आपको समझा रखी है, आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो मैं अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले तो इसको मान लो i के इक्वल, लेट माना, पूरे सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसलिए इसको i के इक्वल मानते हैं कि i बराबर हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी ना वो i के इक्वल होगी हमेशा। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ पहले, और इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ dx आपको जरूर लगाना है, ठीक है। चलो, x + 3 रूट ऑफ 5 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर और dx। ये एक हमारे पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ पर चेक आपको ये करना है कि ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऊपर क्या है, रैखिक बहुपद है, नीचे द्विघात बहुपद है। और अब इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसको ब्रेक करते हैं, उस न्यूमरेटर को तोड़ते हैं, फिर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर देन इसके बाद यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा करके हम जो 6 प्रकार के फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनके रूप में इसको तोड़ते हैं और फिर वो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो इतना मानने के बाद आपको फिर लिखना है लेट या पुट, कुछ भी लिख लो, लेट माना
हमने मान लिया दोबारा कि इसको तोड़ने के लिए जो अंश है इसको तोड़ने के लिए हमने इसको क्या मान लिया, x+3 इज इक्वल टू a, एक अचर मान लिया, यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया एक a, और d/dx जो डिनोमिनेटर है उसका अवकलज निकालना होता है। तो 5 - 4x माइनस में x² प्लस में एक कांस्टेंट हमने b मान लिया अलग से, a और b दो कांस्टेंट मान लिए, यहाँ पर इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट को हमने किसके इक्वल मान लिया, न्यूमरेटर को किसके इक्वल मान लिया, x+3 इज इक्वल टू a, कांस्टेंट a और b मान लिया, तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 5 - 4x माइनस x² प्लस में b, यानी a एक अचर माना है, हर का में अवकलन करना होगा, और b भी एक अचर माना गया है। अब इन अचर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले मैं यहाँ से, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, x+3 a, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। 5 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, x का 1, x के सापेक्ष x का अवकलन 1, और माइनस सेम x का 2, x² का x के सापेक्ष 2x, प्लस में ये b अलग से है तो b अलग से आपको सेम रखना है, b का नहीं करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होगा अवकलन केवल। अब देखिए ध्यान से, a 0 का मतलब कुछ नहीं है, -4 और यहाँ 2x बच जाएगा। ठीक है, प्लस में b, बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, इतना करने के बाद आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है, क्या मान लेनी है, समीकरण नंबर 1 मान लेनी है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराने के बाद x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करने पर सबसे पहले यहाँ पर a और b का मान निकालेंगे, फिर उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर x+3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ऊपर। तो यानी अब थोड़ा से आप इक्वेशन 1 मान करके, यानी यहाँ पर अवकलन करने के बाद ब्रैकेट की फॉर्म में ही, ब्रैकेट में ही वैल्यू रख करके आपको यहाँ पर क्या मान लेनी, इक्वेशन 1 मान लेनी है। इससे थोड़ा से आगे सवाल सॉल्व करने में आसानी मिलती है। देखिए कैसे, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, जो x वाले टर्म्स हैं उनको कर लो अलग। तो a का मल्टीप्लाई -4a और माइनस में 2ax, 2 का ax से मल्टीप्लाई, 2 का 2x का जब a से मल्टीप्लाई होगा यानी a का 2x से होगा तो -2ax हो जाएगा, प्लस b तो एज इट इज है। चलो, अब जो x वाले देखिए, दोनों पक्षों में, बोथ साइड में देखिए ध्यान से, और बोथ साइड में ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में आपको देखिए x का जो गुणांक इधर होगा, जो इधर होगा, उनकी तुलना करनी होती है, उनको समान रखना होता है, यानी बराबर रखना होता है। जो अचर पद होते हैं उनको भी इक्वल इक्वल रखना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक अच्छी फॉर्म में लिख देते हैं इसको। देखिए पहले -2ax लिख दिया, उसके बाद माइनस का 4a प्लस का b अलग से लिख दिया। कांस्टेंट जो क्वांटिटी है वो लिख दी अलग, कांस्टेंट राशि अलग लिख दिया। ठीक है, और जो वेरिएबल वाला था उसे पहले लिख दिया। यहाँ पर भी x वाली टर्म्स पहले लिखी गई है और नंबर बाद में, इसके हिसाब से हमने इसको अरेंज कर दिया बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करने पर, तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखना आपको, x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर, डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर करेंगे। तुलना कैसे करते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में x का गुणांक इधर 1 है और राइट साइड में x का गुणांक, x का कोफिशिएंट -2a है, -2a है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी सीधा। देयरफॉर मैं सीधा साइड चेंज कर रहा हूँ, पहले तो a, अब ये -2 इंटू का डिवाइड में आएगा नीचे तो -1/2, ये तो आपका आ गया a की वैल्यू। ठीक है, फिर इस b की वैल्यू निकालने के लिए, इस अचर कांस्टेंट b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में अचर पदों की तुलना करनी पड़ेगी। तो देखो कि अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करनी है। देखिए ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, सीधा ये लेंगे हम इधर से। और राइट में क्या है अचर पद, -4a प्लस b, -4a प्लस b है जी, बहुत बढ़िया। 3, देखिए a की वैल्यू आपने निकाल ली पहले से, तो -4 को आपको रखना एज इट इज, a के प्लेस पर, a यहाँ पर है, a की वैल्यू यहाँ से -1/2 आपको रख देनी है, प्लस में b रख दे एज इट इज।
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यानी 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस में b। यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर ये 2 आएगा लेफ्ट साइड में, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू, ठीक है, साइड भी चेंज कर लो 1, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, और a की वैल्यू -1/2 आएगी। अब b, a और b का मान आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो हमें x+3 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लिया आप, चलो आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। देखिए मैं केवल a और b की वैल्यू साइड में लिख लेता हूँ, देखिए मैं a और b की वैल्यू लिखता हूँ इधर, ताकि मैं वो वाला पोर्शन रफ कर लूँ उधर से। तो मैंने a और b की वैल्यू लिख दी इधर, a की वैल्यू -1/2 है और b की वैल्यू 1 है। तो a और b की वैल्यू की आपको अभी समीकरण 1 में रखने की जरूरत होगी, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू निकाल करके इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको पहले रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको साथ साथ लिखिए मेरा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आपको समझ के इसको लिख देना पहले। चलो इसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देखिए पुटिंग द वैल्यू, देखिए हिंदी में, देखिए आपको अगर इंग्लिश में लिखना है ना, मैं यहाँ इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर में अधिकतर हिंदी माध्यम के लिए मैंने शूट किया है आज, मतलब हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ ये लेक्चर, ठीक है। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं, ये दिक्कत नहीं कि इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते, इस लेक्चर से इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं फिलहाल हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत से हिंदी माध्यम वाले बच्चे की हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं अधिकतर हिंदी में लिख रहा हूँ। इंग्लिश में बोल दूंगा मैं, इंग्लिश में आपको देखिए क्या रखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी ए और बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने के लिए आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल हिंदी में लिखते, देखिए तो ए व बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। तो डियर स्टूडेंट, सारा स्टेप में आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा। तो समीकरण 1 आपकी क्या है, ये है, तो इसमें रख दो सीधा x+3, चाहे तो इसको लिख लो, अगर आपको दिक्कत होती है यहाँ पे रखने में तो पहले इसको लिख ले देख करके, जो समीकरण 1 है वो आप पूरा लिख दो यहाँ पर पहले। चलो इसके बाद यहाँ पे रख लो वैल्यू, अब x+3 को रख दो एज इट इज, a के प्लेस पर। देखिए a की वैल्यू हमने क्या निकाली, -1/2 निकाली है, तो यानी यहाँ पर -1/2 आएगी, -4 एज इट इज रहेगा, -2x रहेगा एज इट इज, और प्लस सेम b की वैल्यू क्या निकाली थी, कांस्टेंट b 1, तो b के प्लेस पे आपको 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, यहाँ रखते साथ समाकलन से बाहर निकल जाएगी वो, ठीक है। तो यानी केवल x+3 की वैल्यू -1/2 -4 -2x + 1 यहाँ पर पुट कर लेंगे, जहाँ पर हमने i माना है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इसको हटा देते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को पहले मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख रहा हूँ ऊपर, तो इस बात का ध्यान रहे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, इसलिए i इक्वल टू, ऊपर क्या है x+3 था, रूट ऑफ 5 - 4x में x² dx। अब देखिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखिए, आपको इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं आप, नीचे लिख देना आप एक बार, नहीं आपने अगर इसको पूरा सीक्वेंस में किया ना, इसके बाद i के इक्वल जो वैल्यू आपने मानी थी, जो फंक्शन था हमारे स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, उसको आप दोबारा लिख देना एक बार लास्ट में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, जो अंश x+3 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, x+3 की वैल्यू क्या निकाली, -1/2 -4 -2x + 1, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो -1/2, ठीक है, अंश में -4 -2x + 1, और उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर क्या चल रहा है, रूट में 5 माइनस में 4x माइनस में x² और dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए एलसीएम कराना है ब्रेक,
एलसीएम ब्रेक करा देना आपको यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, -1/2, देखिए प्लस यहाँ पर आ रहा ना, तो एक बार प्लस से पहले जो वैल्यू है इसके अपॉन में इसका डिवाइड करना है पूरे एलसीएम का, और एक बार 1 के अपॉन में डिवाइड करना है, तो ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ पर। तो -1/2 यहाँ से पहले बाहर कर देते हैं, कॉन्स्टेंट राशि है, समाकलन -4 - 2x अपॉन में √5 - 4x माइनस में x², और इधर से dx इसके साथ आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। dx की भी दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, ब्रेक करते ही आप, चलो। उसके बाद बीच में ये वाला प्लस आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ केवल 1 बच जाएगा ऊपर, और इस 1 के अपॉन में इसका सिंगल से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। इस 1 के अपॉन में भी इस क्वांटिटी का सिंगल से डिवाइड करा दो, तो डिवाइड करा दिया मैंने, 5 - 4x - x², ऐसे, ठीक है। चलो उसके बाद dx, दोनों के साथ dx आ गया। अब हमारे पास आई यानी इंटीग्रेशन निकालने का ये क्वेश्चन बन गया है। कंप्लीट इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, देखिए इस एलसीएम को ब्रेक करा दिया, इसका डिवाइड इस वाली वैल्यू में सिंगल से हो गया, तो यानी यहाँ पर 1/2 सीधा बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन इसका होगा, फिर 1 के साथ 1 ये कर दिया पूरा, और इसका इंटीग्रेशन अलग से कर dx की मल्टीप्लाई दोनों में होगी। अब ये 2 क्वेश्चन बन गए इंटीग्रेशन के, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, i -1/2 रख दे मैंने एज इट इज। ये जो यहाँ से लेकर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx तक का एक क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन का अलग से बन गया एक क्वेश्चन, इसको मान लेता हूँ मैं i1, यानी इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया, i1 प्लस से, और ये जो इंटीग्रेशन का सेकंड क्वेश्चन बन गया ये वाला, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, i2। इनकी वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पुट कर देंगे बाद में, ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट आपने मानी थी, इसको आप सेकंड मान लेना, इसको क्या मान लेना, सेकंड मान लेना। अब इनको सेपरेट हम इनका इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर यहाँ पर पुट करते हैं। तो अब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा से मुझे इसको ऊपर से रख कर लेता हूँ मैं, चलो। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए आप कि इसको मैंने क्या माना है, i1 इंटीग्रेशन माना है, तो सिंस चूंकि i1 की वैल्यू अलग से निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते पहले इसका, -4 - 2x अपॉन में √5 - 4x माइनस में x² dx, ठीक है। अब देखिए, अब रूट के अंदर की वैल्यू को आप ध्यान से देखो, अगर रूट के अंदर की वैल्यू को मैं t पुट करता हूं और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूं, अवकलन निकालता हूं, तो इसका अवकलन आपको ऊपर मिल जाएगा सीधा। देखिए भाई 5 तो कांस्टेंट है, 4x का 1 हो जाएगा -4, x² का 2x हो जाएगा। देखिए मतलब इसका, अगर इसको t मानने से इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम सबसे पहले इसको t मान लेते हैं और इसका अवकलन निकालते हैं, फिर इसकी वैल्यू पूरे यानी -4 dx की वैल्यू dt बन जाएगी, और ये एक आसान से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ मान लेता हूँ यहाँ पर कि लेट, माना, या पुट लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, माना, क्या माना मैंने, जो रूट के अंदर क्वांटिटी, केवल रूट के अंदर जो वैल्यू है 5 - 4x - x² = t। अब इसको t मान लिया, तो यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 5 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, x का 1 और x² का 2x, ठीक है। और उसके बाद t का dt/dx, ठीक है। इधर क्या होगा, -4 - 2x और dx का मल्टीप्लाई कर लो इधर क्रॉस, तो dx = dt, इतना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि -4 - 2x dx, ये पूरा देखिए न्यूमरेटर में जो वैल्यू है -4 - 2x dx, ये किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू के स्थान पे हम dt रख देंगे, और अपॉन √5 - 4x -x², इसको क्या माना है, पूरे को t माना है। रूट तो एज इट इज रहेगा, बस अंदर की वैल्यू को t माना है, तो यहाँ आप t रख दूंगी, ठीक है। चलो इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है,
इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम है, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, टी की पावर 1/2 मान के ऊपर रख करके फिर पावर का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप सीधा करने चाहते हो, देखिए रूट एक्स का अवकलन आपने क्या किया था, 1/2 रूट एक्स किया था। तो अब यहाँ पर 1/रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, 2 रूट एक्स होगा। क्या होगा, 2 रूट एक्स होगा। ऐसे करना चाहो सीधा, अगर आप सीधे याद करना चाहते हो कि 1/रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो आप, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पावर हाफ करनी पड़ेगी, ऊपर ले जाकर के आपको प्लस करना पड़ेगा। तो मैं वही कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये आपको याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मुझे हटाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मैं साइड में लिख लेता हूँ। अब मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, अब मुझे बाद में इसका निकालना पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ पहले साइड में, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी थोड़ा सा इसको करने के लिए। तो चलो ठीक है, देखिए I2 की वैल्यू मुझे और चाहिए बाद में, तो अभी मैं I1 की वैल्यू निकाला। तो ये क्वेश्चन तो मैंने ऊपर लिख दिया है, तो इस इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी, इस इक्वेशन को भी साइड में लिख दो आप। I वाली जो इक्वेशन 2 थी, ये क्या थी, -1/2 I1 प्लस I2 थी। इक्वेशन 2 मैंने साइड में लिख दिया, और इस वाले फंक्शन को मैंने उधर लिख दिया। अब इसको हटा देते पहले। अब देखिए, अगर आपको सीधा नहीं चल रहा मालूम कि रूट टी का जो समाकलन है 1/रूट का, वो क्या होता है, 2 रूट टी होता है। अगर नहीं मालूम चल रहा, तो आप क्या कर लो, एक काम कर लो आप, टी की पावर देखिए, अगर रूट टी के ऊपर रूट लगाए, इसका मतलब टी की पावर 1/2 होगी। अब इसको ऊपर ले जाओ जरा, टी की पावर ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, तो माइनस हो जाएगी, यानी रिवर्स बन जाएगी पावर, टी की पावर -1/2 dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो आप सीधा। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, देखिए x की पावर n वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, dx = n। ठीक है, x की पावर n+1 और n+1 प्लस में c वाला फॉर्मूला। तो इस वाले फॉर्मूले से अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट। तो c यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको मान लो c1 कांस्टेंट। क्या मान लो, c1 कांस्टेंट। I1 = देखिए t 2 1 जा 2, 2 में से जाएगा 1, तो 1/2 आएगा। टी की पावर क्या आएगी, 1/2 आएगी प्लस, और यहाँ पर सेम यहाँ पर आएगा 1/2 पावर यहाँ पर आएगी। अब ये जो 2 सबसे नीचे होता है, ये आएगा सबसे ऊपर। तो आपको फिर वही बात मिल जाएगी, I1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, I1 ये 2 ऊपर आएगा, तो 2 टी की पावर 1/2। अब आपको एक बात मालूम है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर रूट होता है, उसकी पावर हाफ होती है। ठीक है, तो यहाँ टी के ऊपर रूट है, यानी अगर किसी भी नंबर के ऊपर 1/2 पावर है, हाफ है, उसका मतलब रूट होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो मैंने क्या किया, टी के ऊपर 1/2 पावर थी, तो टी के ऊपर इस घात को हटा करके यहाँ रूट लगा दिया। ठीक है, तो सीधे मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको ऐसे नहीं करना है, तो 1/√t का 2 रूट टी कर लो सीधा। अगर आप याद रखना चाहते हो डायरेक्ट, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा कि 1/√2 का समाकलन क्या करना पड़ता है, 2 रूट टी करना पड़ता है, फिर टी की वैल्यू पुट कर लेते। अगर नहीं याद आ रहा, तो फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको यही मतलब यही मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करनी है जो आपने लेट की है यहाँ पर। तो ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखिए I1 की वैल्यू चल रही थी, ये चल रही है I1 की वैल्यू। तो यहाँ I1 की वैल्यू क्या आई थी, 2, और रूट टी की वैल्यू पुट कर लो। अब टी आपने किसको लेट किया था, 5 - 4x - x² को किया था, और प्लस में c1 कांस्टेंट आप लिख देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए c1 कांस्टेंट चल रहा था, तो यहाँ c1 कांस्टेंट मान लिया हमने, इसका एक c1 कांस्टेंट है इसका। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास I1 की वैल्यू। किसकी आएगी, I1 की वैल्यू। सिमिलरली आपको इस I2 वाले फंक्शन को सॉल्व करना है, इसको अपने I2 माना था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पुट कर लेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो चलो, अब I2 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ आप क्या लिखोगे, सिंस I2 = I2 का फंक्शन क्या है देखिए, यानी सेकंड वाला फंक्शन क्या था, ये था इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1। देखिए I2 = इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या था, ये था क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ
रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस में एक्स स्क्वायर और dx था। ये इंटीग्रेशन का फंक्शन था जिसको I2 माना था हमने। अब इसका करना, देखिए ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करना पड़ेगा नीचे में। तो कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका समाकलन निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए dx की मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर सीधा, dx बन जाए dx, और इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, जो x का गुणांक है, ठीक है, x का गुणांक है डियर स्टूडेंट, एक काम करो 5 तो आप सेम रख दो। इन दोनों वैल्यू से मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ पहले। तो माइनस मैंने कॉमन लिया, इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर बन गया तुम्हारा प्लस का, एक्स स्क्वायर क्या बन गया, प्लस का बन गया, और माइनस 4x भी क्या बन गया, प्लस का बन गया। ऐसे कर लो चाहिए इसको, ठीक है। अब जो x का गुणांक है उसका आधे का वर्ग एक बार यहाँ पर जोड़ेंगे और एक बार यहाँ पर घटाएंगे। तो यानी अब मैं क्या करूँगा, I2 इक्वल टू dx, ये 5 तो हमने सेम रख दिए फिलहाल अभी। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट कि जो एक्स स्क्वायर है उसको तो रख दो एज इट इज, ठीक है, और प्लस 4x भी रख दे एज इट इज। जो x का गुणांक है, x का गुणांक है 4, इसका आधा करो, 4 को 2 से भाग करो, 2 आएगा, 2 का जो वर्ग है स्क्वायर है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। यही काम हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर करते हैं, मैंने आपको समझाया था, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे। चलो इसके बाद I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और अब देखिए ध्यान से देखिए, रूट ऑफ 5 माइनस, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक इसको देखिए मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म बनी हुई है। तो x प्लस 2 का लिख दिया होल स्क्वायर, माइनस से और 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद I1 की वैल्यू ध्यान रखना है, इसको हमें रखना है लास्ट में। तो इसको तो मैंने ऊपर लिख दिया, बाकी क्वांटिटी को मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ अभी, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस वाले पोर्शन को पहले रब कर लिया जाए। तो ये साइड वाला पोर्शन मैंने रब कर लिया पहले। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इस I2 को हम सॉल्व करते जाते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, dx इज इक्वल टू, देखिए ये देखिए जब इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना अंदर ब्रैकेट में, जब माइनस का इंटू करेंगे अंदर, तो ये नंबर माइनस का बन जाएगा पूरा ब्रैकेट, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस। देखिए ब्रैकेट खुलने पर, जब ब्रैकेट खोलोगे ना यहाँ से, तो ये जो माइनस का मल्टीप्लाई होगा इस वाले ब्रैकेट में, यानी इसके बाहर आएगा माइनस यहाँ पर, यानी ये जो पूरा नंबर है ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस का हो जाएगा, और 5 क्या है, प्लस का पहले से है। तो 4 और 5 कितना हुआ, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मैं सीधा यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, 5 है और 4 है, ये माइनस प्लस हो गया, 5 और 4 9, प्लस का 9, और माइनस जब इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर ब्रैकेट में, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और रूट चल रहा है तो इसके बाहर आप रूट लगा लो, स्क्वायर रूट लगा लो ऐसे, ठीक है, और dx तो ऊपर है ही है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा देखिए, अब जो फॉर्मूले आपने याद किए थे उनकी फॉर्म आपको यहाँ पर क्लियर चमक रही होगी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, देखिए ध्यान से, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया एज इट इज। अब इसको मान लो t, आप इसको मान लो t, ठीक है, यहाँ पर आपने t माना तो यहाँ कुछ और मान लो आप, ठीक है, अदरवाइज आप इसको चाहे t मान लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं इसको क्या मान रहा हूँ, मैं इसको अब u मान रहा हूँ, u, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, लेट माना जिसे x प्लस 2 को क्या मान लेता हूँ मैं, u मान लेता हूँ। अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x का 1 और कांस्टेंट का 0, और u का x के सापेक्ष du अपॉन में dx, मल्टीप्लाई करो तो dx du हो जाएगा इतना, ठीक है। अब dx को आपको du रखना है, और x प्लस 2 को आपको यहाँ पर क्या रखना है, u रखना है। तो यानी अब यहाँ तक आपने कर लिया होगा,
यहाँ तक आपने ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया होगा नॉट, ऊपर की वैल्यू चाहिए तो इसको पहले हटा देते हैं। चलो अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको कैसे करना सॉल्व। देखिए इसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ से तो I2 रख दी एज इट इज। देखिए dx की वैल्यू यहाँ से क्या रख दी, du रख दी, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, मतलब 9 को लिखा था 3 का स्क्वायर, x प्लस 2 को हमने u पुट किया था तो u का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फंक्शन u में चेंज हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आपने क्या पढ़ा होगा फॉर्मूला, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, कि अगर ऊपर dx है, रूट के अंदर पहले a स्क्वायर है फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस तरह का फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c का होता है। तो यानी I2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x का काम यहाँ पर u करेगा, u अपॉन a का काम यहाँ पर 3 करेगा, u अपॉन 3 प्लस में c होता है। तो यहाँ पर हमने c1 पहले माना कांस्टेंट, तो यहाँ c2 मान लो आप। इसके बाद I2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स u की वैल्यू पुट कर लो। देखिए u की वैल्यू, u आपने किसको माना है, u आपने x प्लस 2 को माना है, तो यहाँ u के स्थान पे आपको x प्लस 2 रखना पड़ेगा अपॉन में 3 प्लस में c2 कांस्टेंट, ठीक है। अब ये I2 की वैल्यू आई और ये I1 की वैल्यू आई, ये I2 की वैल्यू और ये I1 की वैल्यू आपको समीकरण इस 2 में पुट करना है, इस समीकरण 2 में पुट करना है। तो देखिए बाकी सारी वैल्यू को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले इस I1 की वैल्यू लिखता हूँ नीचे, ठीक है। पहले क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट, पहले जो ये I1 है ऊपर लिखा गया है इसको नीचे लिख लो, ताकि मुझे वहाँ पर वो पहले इक्वेशन लिखनी पड़ जाए, उसके बाद वैल्यू रखेंगे। चलो I1 की वैल्यू मैंने ऊपर से हटा के नीचे रख दी पहले फ़िलहाल। अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, मुझे जगह चाहिए होगी पूरा। तो चलो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, समीकरण। अब आप यहाँ लिख सकते I1 व I2 का मान, I1 व I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये क्या है समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में रखने पर पूरे सिस्टमेटिक हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। तो आप देखिए समीकरण 2 लिख लो पहले, I इज इक्वल टू -1/2 I1 प्लस I2, ये समीकरण 2 थी। अब जो आपने I1 I2 का मान निकाला है उसको यहाँ पुट कर लो, -1/2 रख दिया एज इट इज। I1 देखिए I1 का मान क्या है, ये वाला आया, तो 2 रूट के अंदर क्या है यहाँ पर 5 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर और प्लस C1 कांस्टेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए ध्यान से, आप इसको भी आप अभी फ़िलहाल हटा दो, इसकी तो वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अब। चलो इस सबको हटा दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, यहाँ मैंने क्या किया, -1/2 सेम रखा, I1 का ये वाला मान उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, प्लस सेम, और यहाँ C1 कांस्टेंट तो इसके साथ ही था, ठीक है। अब I2 की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, साइन इनवर्स क्या है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में 3 और प्लस C2 कांस्टेंट है ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा से हम सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट को हटा देंगे। यहाँ पर 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, एक C1 आ रहा है, एक C2 आ रहा है, तो इसको हम एक C मान लेंगे, कैपिटल C मान लेंगे कांस्टेंट को, ठीक है। तो 2 से 2 कटोगे पहले तो, ठीक है। चलो 2 से 2 कट हो गया, तो I इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बचेगा माइनस और रूट 5 माइनस में 4x माइनस में x स्क्वायर प्लस, देखिए ये C1 और इस C2 को लिख दो अलग से लास्ट में। तो पहले मैंने क्या लिखा, ये 2 से 2 कट हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये माइनस के साथ आएगा पूरा, और ये प्लस का साइन इनवर्स x प्लस 2/3। अब देखिए ये C1 एक यहाँ पर
कांस्टेंट C1 है, एक C2 कांस्टेंट है, C1 और C2 को अलग से लिख दो ब्रैकेट के अंदर ऐसे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x प्लस 2 प्लस अपॉन 3। अब देखिए इस C1 और C2 को मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल C मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, कैपिटल C मान लेता हूँ। मैंने क्या किया, कांस्टेंट है, देखिए अगर कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होगा तो हमें से क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। अचर राशि में अगर अचर राशि आप ऐड कर लो, देखिए अगर मान ली मैं -2 में +4 करता हूँ ऐड, तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। अचर में अचर जोड़ने पर एक अचर ही मिल रहा है, तो एक अचर को दिखाने के लिए मैं C1 C2 को मानूंगा केवल C। तो अब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि वेयर, जहाँ यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, माना C1 + C2 = कैपिटल C, ठीक है। तो C1 + C2 को हमने क्या लिख दिया, एक अचर C लिख दिया। तो अब ये आप आंसर चेक कर सकते हैं, आई की वैल्यू हमारे पास पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, -√5 - 4x - x² + 5 प्लस साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस में C। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर तो चेक करना बनता है। एक बार देखिए, आप भी कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक से आंसर चेक। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है एग्जाम में। तो माइनस हो गया, ठीक है, 5 - 4x - x² प्लस साइन इनवर्स x + 2/3 प्लस C। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आंसर राइट है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में क्या बात रखनी है कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको समझाया है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करके, वैसे आपको सॉल्व करना है। आप इस आंसर को अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर सकते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख लें, फिर जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एक्सरसाइज 7.4 के समस्त क्वेश्चन होंगे, और इसी सीक्वेंस में इसी प्रकार से 1 बाई 1 करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लें बिल्कुल ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे, तो अब ध्यान से देखिए मेरे साथ आप, ठीक है। अब एग्जाम्पल समाप्त करने के बाद अब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाई 1 करके। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज थी 7.4 उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 7.4 और इसमें देखिए ध्यान से आप कि प्रश्न संख्या, ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 23 तक के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। फलनों का समाकलन ज्ञात करो, समाकलन ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जो क्या कहता है, देखिए एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी, पेज नंबर है ये आपका 332 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 23 तक जितने भी फलन दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उनका आपको समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 3x² x की पावर 6 + 1 है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो विशिष्ट फलनों के 6 प्रकार के फॉर्मूले आपने पढ़े थे ना, उनमें से जो ऊपर वाले 3 फॉर्मूले हैं, अगर आपको यहाँ पर रूट नहीं दिख रहा है, अगर डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो हमने 6 फंक्शन, हमने जो विशिष्ट फलनों के समाकलन के जो 6 फॉर्मूले हमने याद किए थे, उसके नीचे वाले जो 3 फॉर्मूले वो तो रूट में यूज होते हैं। अगर नीचे रूट है,
अगर रूट नहीं है तो जो ऊपर वाले फॉर्मूले तीन वो यूज होते हैं। तो उनकी फॉर्म में इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, हमारे फिर नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन उसको बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा ये 3x स्क्वायर किसका अवकलन है, ये होता है एक्स क्यूब का। अगर मैं इसको एक्स क्यूब की फॉर्म में तोड़ दूं तो मुझे इसका अवकलन ऊपर मिल जाएगा, फिर मैं इसको टी मान लूंगा। तो यानी देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, इसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से इस पूरे फंक्शन को मान लेना आई फॉर इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 प्लस में 1। बहुत बढ़िया ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते ही सारा आपको dx जरूर लगा देना है। तो i इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए, आपको बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म हम किस प्रकार से बनानी चाहिए, ताकि हमारा जो 6 प्रकार के फॉर्मूले है वो अप्लाई हो जाए, उनमें से एक फॉर्मूला तो अप्लाई होना ही चाहिए यहाँ। ठीक है, देखिए एक्स की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, जब पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 और एक्स मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1, इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, इस 1 को लिखूंगा मैं 1 का स्क्वायर। एक ही बात है भाई, मुझे नीचे क्या फॉर्म बनानी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स की पावर 6 को क्या लिखा, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और इस 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, और ये dx लिख दिया एज इट इज ऐसे। ठीक है, चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यदि अगर मैं एक्स क्यूब को टी मान लेता हूँ, तो अगर इसका अवकलन निकालूंगा एक्स क्यूब का तो क्या मिलेगा मुझे, 3x स्क्वायर dx मिलेगा। वो मुझे ऊपर दिख रहा है इसका, यानी इस फंक्शन का अवकलन ऊपर है, तो यानी इसको हमें टी मानना पड़ेगा। तो लेट माना एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अब जिसको टी मानते वहां पर क्या करते, डिफरेंशिएशन करते, अवकलन करते, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर, और टी का dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब dx का मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस इधर, देयरफॉर 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या dt है, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू में ऊपर क्या रखूंगा, dt रखूंगा। तो यहाँ से रख दिया dt बहुत बढ़िया। अब जो एक्स क्यूब है, इस एक्स क्यूब को मैंने क्या पुट किया है, टी किया है, टी माना है। तो एक्स क्यूब के प्लेस पर मैं यहाँ से टी रख दूंगा, स्थान पे क्या रख दूंगा, टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो चल ही रहा है ऐसे ही। तो लो ये आ गई आपकी फॉर्मूले की फॉर्म। आपने क्या पढ़ा था कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर क्या होता है, अगर रूट नहीं है तो ये फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी का होता है। तो एक बार फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखिए ऊपर ये फॉर्मूला आप एग्जाम में दिखा सकते हैं साइड में। तो देखिए आपने पढ़ा था कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा विदाउट रूट, देयरफॉर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता है कुछ आपके पास ऐसे। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो t है वो तो x का काम करेगा, जो a है वो 1 का काम करेगा। तो यानी इस फॉर्मूले में जहाँ पे a है वहाँ हम 1 रखेंगे, tan इनवर्स इसको रख दो एज इट इज, जहाँ x है वहाँ आपको t रखना पड़ेगा, और जहाँ a है वहाँ आपको 1 रखना पड़ेगा, और प्लस में c कांस्टेंट तो चल ही रहा है। समाकलन होने के बाद अनिश्चित समाकलन में क्या करते हैं, एक c अचर हम ऐड करते, कांस्टेंट c अचर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें i इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का मतलब 1 ही होता है, tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर लो, t हमने किसको ऐड किया था, x क्यूब को, तो t के प्लेस पर रख दो x क्यूब प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसको अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर सकते हैं पीछे। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आप और देखो ध्यान से बिल्कुल तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रही होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका इंटीग्रेशन का लेवल, जब आप एक एक एग्जाम्पल करते हो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो इंटीग्रेशन का जो बेस है वो आपका मजबूत होता जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी कंसेप्ट वाली बातें वो आपके दिमाग में खुलने लग जाएंगी, अपने आप ही खुलने लग जाएंगी। प्रैक्टिस से ही खुलती है, प्रैक्टिस नहीं होगी
तो आपको इंटीग्रेशन समझ में भी नहीं आएगा और आप जल्दी भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करने से वो हमेशा क्या रहता है, दिमाग में रहती है बात कि हमें क्या करना चाहिए कहाँ पर, किस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, 1 प्लस में 4x²। एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा, या तो वहाँ पर सिंबल भी आ सकता है कि इसका समाकलन निकालो। अगर सिंबल नहीं है तो ऊपर लिखा होगा कि इन फलनों का समाकलन ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन यानी हल। उसके बाद लेट माना, लेट इंग्लिश वाले बच्चे लेट माना इस फंक्शन को मान लिए आई। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते ही सर आपको dx जरूर लगाना है। 1 प्लस में 4x² dx। अब फिर देखिए नीचे रूट है, तो यहाँ से आपको बात क्या समझनी है, यहाँ से आपको बात समझ लेनी है कि यार नीचे रूट है, इसका मतलब क्या है कि जो 6 फॉर्मूले हमने याद किए थे विशिष्ट समाकलन के, वो जो नीचे वाले 3 फॉर्मूले उनमें रूट होता है, यानी उनकी फॉर्म हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी। यानी फॉर्म क्या है, इसको a², इसको x² के रूप में लाना पड़ेगा खाली। तो उसको लाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए उसको लाने के लिए थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इस 1 को तो आप लिख लो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इस 4x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और dx लिख दिया मैंने। सेम क्या किया, देखिए मतलब ध्यान सुनिए एक बार। देखिए क्या किया है, इंटीग्रेशन सेम 1 से इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस 4x² को क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और dx को रख दिया एज इट इज। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 2x को t मानता हूं तो 2x का अवकलन निकालने के बाद क्या मिलेगा, मुझे dx मिल जाएगा, वो ऊपर रहेगा और 2 को मैं भाग में भेज दूंगा नीचे। तो यानी अब देखिए आप लेट माना या पुट, अब देखिए 2x को मैं क्या मानता हूँ, t मानता हूँ। t माने जिसको t मानेंगे उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं देखिए हर स्टेप में बात क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये बात क्यों लिख रहा हूँ, ये बात यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है यार, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि जो नए बच्चे आ रहे होंगे, जो बच्चे जिसका समझ में नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन, उसको समझाने के लिए मैं ये स्टेप बार बार लिख रहा हूँ, ताकि मैं किसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अन्यथा मैं क्या कर सकता हूँ, हर क्वेश्चन में इस तरह का फंक्शन मैंने टी मान लिया, 2 तो कॉन्स्टेंट है x का 1 और dx इज इक्वल टू dt हो गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों के अधिकतर बच्चों को मैंने ये देखा है, उनको ये बात समझ में नहीं आती है, वो इसको याद रखते हैं सीधा। मेरा अनुभव है, मैंने बहुत मतलब टेस्ट लिए यहाँ अपने बच्चों, मतलब अपने ट्यूशन के बच्चों में, ठीक है, इंटरमीडिएट के जो बच्चे थे, मैंने जब वहाँ अगर टेस्ट लिए हैं तो अधिकतर बच्चों की मुझे यहाँ पर गलती दिखी है। गलती क्यों दिखी है, वो इधर करते x के सापेक्ष, यहाँ करते t के सापेक्ष, और उनको ये बात समझ में नहीं आती। मैंने उनको ये भी मतलब पूछा है कि यहाँ अवकलन कैसे हो रहा है, तो वो कभी x के बोलते कभी t के बोलते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो इसको ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस में हर एक बार इसको बार बार मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि मैं किसके सापेक्ष कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो इसीलिए टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इन 2 में आ जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करें तो x का क्या होगा 1, x का 1, ठीक है। t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx, अब क्या होगा 2 1 जो 2 हो जाएगा, अब dx का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब हमें देखिए ऊपर तो 2 हमारे पास है नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ से dx की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, dt/2 कर देंगे। dx की वैल्यू क्या निकाल दी, dt/2 निकाल दी। चलो इसके बाद देखिए यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए dx, देखिए dx के स्थान पे आपको क्या रखना है, dt/2 रखना है। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 रख दिया मैंने बाहर कांस्टेंट, ठीक है। ऊपर मैंने dx को लिख दिया dt, और रूट के अंदर देखिए 1 का स्क्वायर एज इट इज है, प्लस 2x को क्या रख दिया यहाँ से t, 2x को हमने क्या माना, t माना है, तो t, ठीक है, t ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया स्क्वायर। अब इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अभी ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी ऊपर की वाली, इसको हटा दो आप, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इधर से, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपको याद होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए साइड में आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर a²
प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, प्लस में सी कांस्टेंट, ये फॉर्मूला था इसका। देखिए ऊपर डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स को दोनों रूट में बीच में क्या होता है, प्लस होता है, वो देखिए प्लस है, तो यानी ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, तो इसको थोड़ी इधर से हटा देते हैं बस। हाँ चलो ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से 1 अपॉन, देखिए क्या था फॉर्मूला, लॉग मॉडुलस एक्स, एक्स यानी टी, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 का 1 ही, प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है, और यानी a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू t है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 log t के स्थान पे क्या पुट करना है, 2x, तो 2x प्लस में अंडर रूट ऑफ 2x, ऊपर स्क्वायर है t पर 1 प्लस में c कांस्टेंट, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 log 2x प्लस 2x के स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में c कांस्टेंट। अब आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि 1/2 log 2x प्लस रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट। तो पहले इसको लिख ले आप बिल्कुल सही रूप में, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ठीक है, इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो देखिए एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिए कि 1/√2x 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 1, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, इस फंक्शन को मान लेते i की इक्वल i इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते चल आपको dx जरूर लगा देना है। अब यहाँ तो देखिए हमें क्लियर मालूम चल रहा है, क्लियर एकदम, देखिए कैसे, इसको देखिए 2 - x को हम t मान लेंगे, और यहाँ देखिए पहले तो इसको लिख दो आपसे, और इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और dx से। तो देखिए ध्यान से, इसको मान लो रूट के अंदर a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगी। तो यानी सीधा मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा क्या, माना इसको t मान लो, माना 2 - x इज इक्वल टू t, जिसको t मानते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2 तो मतलब 2 तो यहाँ पर अचर है, इसका 0 हो जाएगा, x का 1 और t का dt अपॉन dx, dx का मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो देयरफॉर माइनस dx इज इक्वल टू dt। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इस माइनस को राइट में ट्रांसफर कर दो, तो dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, ठीक है, dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब देखिए i इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करना है आपको, देखिए dx के प्लेस पर रखना है यहाँ पर, यहाँ dx के प्लेस पर माइनस dt, ठीक है। उसके बाद रूट है 2 - x को आपको क्या लिखना है, t लिखना है, यहाँ पे t स्क्वायर, बीच में प्लस है, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, इस 1 के स्क्वायर को 1 स्क्वायर सेम लिख दिया। अब माइनस को बाहर कर सकते हैं, इस माइनस को बाहर कर दिया तो dt अपॉन में अंडर रूट t स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि फॉर्मूला अभी मैंने यूज किया था, जस्ट मैंने इसे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला देखिए कि इंटीग्रेशन में यदि dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं पर दिया हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले आपके दिमाग में रटे हुए होने चाहिए भयंकर तरीके से। मैंने इसको सिद्ध कराए, एक एक फॉर्मूला कैसे बना है पहले मैंने आपको वो सब समझाया है, इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इनको याद कर ली। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, माइनस से, ठीक है, तो लॉग एक्स, एक्स क्या टी है, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे होगा, प्लस में सी कांस्टेंट। अब देन यहाँ पर आपको टी की वैल्यू पुट करनी है, लॉग मॉडुलस
टी आपने किसको माना है, टी माना है 2 माइनस एक्स को, तो टी के प्लेस पे रख दिया 2 माइनस एक्स प्लस में टी के प्लेस पे क्या रखना है 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में सी कांस्टेंट। देयरफॉर अब इसको सिंप्लीफाई करते थोड़ा, तो मुझे इस पे चाहिए होगा तो इस नीचे वाले पोर्शन को यहाँ से हटा देते पहले। चलो इतने पे सवाल आ जाएगा। देखिए माइनस सेम लॉग 2 माइनस एक्स प्लस में यहाँ खोल दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एक्स का एक्स स्क्वायर। देखिए पहले -2ab 2 दूनी 4 -4x और प्लस बी का यानी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मॉड के बाहर क्या प्लस सी कांस्टेंट है। अब i इज इक्वल टू देखिए ध्यान से अब मैं क्या करूँगा, देखिए माइनस से लॉग 2 माइनस मॉड 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले देखिए पहले हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, फिर माइनस का 4x लिख लो, फिर प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 और प्लस में सी कांस्टेंट। कि यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है यानी एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच करना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए लॉग के अगर इनटू में कोई नंबर होता है इधर बाहर, आपने क्या पढ़ा है कि लॉग में यदि a की पावर b लिखा है तो इसको क्या हम इसको क्या लिख सकते थे, देखिए लॉग में अगर a की पावर b है तो इसको हम क्या लिखते हैं b log a। अगर मान लिया कहीं पर दिया है b log a तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जाएगा इस पावर में जाएगा ऐसे, मतलब log a की पावर b लिख सकते हैं। तो ये आपस में रिवर्स है, ये है ना फॉर्मूले है, ठीक है। अब यहाँ मान लेता हूँ माइनस का 1 भाई इस लॉग के इनटू में मैंने मान लिया -1 है। अब इस लॉग के इनटू में मैंने क्या मान नंबर -1 है, ये जाएगा इसकी पावर में आगे, तो यानी कैसे बन जाएगा लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4x प्लस में 5 मॉड -1 प्लस में सी। अब देखिए इस पूरे की घात क्या होगी, रिवर्स होगी। अब ये अगर रिवर्स होगी, अगर इसको अपॉन में ले जाऊं मैं अगर इस फंक्शन को, तो इसकी जो घात हो जाएगी प्लस बन जाएगी पावर, ठीक है। यानी इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, इसके बाद इसको लिखने का तरीका ये रहेगा i इज इक्वल टू लॉग मॉड 1/1। देखिए रिवर्स का मतलब क्या होगा, अब ये पावर जाएगी, इस पूरे फंक्शन की पावर -1 है, जब अपॉन में जाएगा तो प्लस बन जाएगी पावर 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4x प्लस 5 -4x प्लस 5 और प्लस सी। तो अब जो इसकी घात अगर ये ऊपर जाएगा दोबारा तो इसकी घात बन जाएगी -1, रिवर्स बन जाएगी पावर, इनवर्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इसको मैच कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लें। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, कि आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इस बात का ध्यान रहे। लेक्चर को आपको ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप मैंने आपको ऐसे समझाए हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर 1% भी नहीं कर सकते, 0% भी आपके नंबर नहीं कर सकते हैं। ऐसे मैंने हर एक स्टेप में आपको डीपली समझाने की कोशिश की है। वक्त लगा है, सवाल कम हुए हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।